अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ेंगे। इसमें जो बोर्ड्स में सवाल बनते हैं और आएंगे, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। सबसे पहली चीज आप सबको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन सिंपली मीन्स आपने फूड खाया। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज सिंथेसाइज किया, फूड सिंथेसाइज किया। उसके बाद उस फूड को तोड़ना पड़ता है, उसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है, उसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और ब्रेक डाउन इसलिए करते हैं ताकि वहां से एनर्जी रिलीज हो। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का काम होता है कि फूड को ऑक्सीडाइज करना। जो आपने फूड या तो खाया हो या तो अगर प्लांट्स है वो सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसी फूड की हमें करनी है ऑक्सीडेशन। क्या करनी है? ऑक्सीडेशन, मतलब उसका ब्रेक डाउन करना, उसका ब्रेक डाउन करना है या ऑक्सीडेशन करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हम इस फूड को तोड़ते हैं, इसके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। और इसलिए तोड़ते हैं ताकि यहां पे रिलीज हो एनर्जी। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को हम फ्रीली सेल में नहीं रखते हैं। इस एनर्जी को हम फ्रीली सेल में नहीं रखते, इस एनर्जी को हम क्या करते हैं? इसको हम स्टोर करते हैं। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो मेन पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज दिस कि हमें यहां पे फूड को ब्रेक डाउन करना है ताकि वहां पे एनर्जी निकले और उस एनर्जी को मैं स्टोर करूं एटीपी के फॉर्म में। और फिर इसी एटीपी की मदद से हम अपने बॉडी का सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। लाइक कोई भी डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, मसल कंट्रैक्शन हो, जो भी काम हो, फिर हम वो किसकी मदद से करते हैं? वो हम इन एटीपी मॉलिक्यूल्स की मदद से करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है, इसका मेन प्रोडक्ट जो होता है वो यही होता है कि एटीपी होता है। और साथ में यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो निकलता है इन फॉर्म ऑफ CO2 और साथ में निकलता है वाटर। क्या निकलता है? वाटर, जो कि या तो एक्सपायर होंगे प्लांट्स में या तो इस CO2 को आप C3 साइकिल में यूज कर सकते हो, वो चीजें होगी। लेकिन मेन चीज जो मेन क्रक्स जो रेस्पिरेशन का है वो ये है कि फूड को ऑक्सीडाइज करना, फूड को तोड़ना है ताकि क्या निकले? एनर्जी निकले। और एनर्जी को फिर हम स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। अब जो है रेस्पिरेशन है, ये जो ऑक्सीडेशन है, ये दो तरीके का होता है। रेस्पिरेशन जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। मैं बोलूंगा ना सवाल क्या क्या आता है वो मैं आगे बोलूंगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक रेस्पिरेशन जो है वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो O2 के प्रेजेंस में हो। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो O2 के प्रेजेंस में हो, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला रेस्पिरेशन का टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड टाइप जो मेरे पास है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम डील करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के साथ, उसके बाद हम डील करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ, क्योंकि सवाल जो है इस पे भी आता है और इस पे भी आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो बच्चा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन को आप दूसरा नाम देते हो फर्मेंटेशन। क्या नाम देते हो? फर्मेंटेशन। 3 नंबर का सवाल आता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। 3 नंबर का सवाल आता है। तो पहले हम यही पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट इज टाइप्स, एंड इट इज टाइप्स। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। सुनो बच्चा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? यहां पे फूड की ऑक्सीडेशन होती है, यहां पे हम फूड को तोड़ते हैं। लेकिन हम यहां पे फूड को कंप्लीटली नहीं तोड़ते हैं, हम यहां पे फूड को पार्शियली तोड़ते हैं। और जब फूड को आपने यहां पे पार्शियली तोड़ा, वो हम तोड़ते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन क्या होता है? इट इज इनकम्प्लीट, इट इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, शुगर मतलब ग्लूकोज, ऑफ शुगर इनटू इनटू अल्कोहल, इनटू अल्कोहल और एसिड, इनटू अल्कोहल और एसिड। तो याद रखो फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है जहां पे हम ग्लूकोज को पार्शियली तोड़ते हैं, ग्लूकोज को पार्शियली तोड़ते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो अल्कोहल में या तो एसिड में। अब अल्कोहल बनेगा या एसिड बनेगा, उस बेसिस पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास फर्मेंटेशन के 2 टाइप्स होते हैं और उसमें से पहला टाइप जो होता है, पहला टाइप जो होता है उसको आप नाम बोलते हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हो? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो वाली फर्मेंटेशन है जहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। दूसरा होता है एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वो वाली फर्मेंटेशन होता है जहां पे लैक्टिक एसिड बनता है। तो पहले देखेंगे ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है। देखो बच्चा, रेस्पिरेशन के लिए सबसे प्रेफर्ड सबस्ट्रेट जो होता है, सबसे प्रेफर्ड फूड जो होता है वो होता है ग्लूकोज, वो होता है ग्लूकोज। मान के चलो मैंने लिया ग्लूकोज, क्या लिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन।
देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे तीन स्टेप्स में होता है, या मैं बोलूंगा 3 प्रोसेस की मदद से होता है। ध्यान देना, सबसे पहला इस ग्लूकोज की होती है एक प्रोसेस जिसको आप नाम बोलते हो ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हो? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हम इस ग्लूकोज में जिसमें 6 कार्बन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में। और पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन, इसीलिए हम ग्लूकोज से बनाते हैं 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को आप लोग और हम साथ में नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को पार्शियली तोड़ते हैं हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, और साथ में यहां पे निकलता है 2 एटीपी निकलते हैं, 2 एटीपी निकलते हैं, और यहां पे रिलीज होते हैं 2 NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स। ये चीज आप याद रखो। ये होता है पहला स्टेप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। दूसरा जो है, उसमें हम पायरुवेट को क्या है, इस पे एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम को हम नाम बोलते हैं पायरुवेट डीकार्बोजाइलेज, और रिएक्शन को नाम बोलते हैं डीकार्बोजाइलेशन। क्या बोलते हैं? डीकार्बोजाइलेशन। और डीकार्बोजाइलेशन करने वाले एंजाइम को हम नाम बोलते हैं पायरुवेट डीकार्बोजाइलेज। पायरुवेट डीकार्बोजाइलेज। यहां पे क्या होता है, पायरुवेट से एक कार्बन निकाला जाता है इन फॉर्म ऑफ CO2। एक कार्बन निकाला जाता है। जब आपने एक कार्बन निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो वहां बचता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या बचता है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको आप नाम बोलते हो अल्डेहाइड। क्या बोलते हो? अल्डेहाइड। ठीक है, जिसको हम नाम बोलते हैं अल्डेहाइड। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 अल्डेहाइड बनेंगे, तो यहां पे 2 CO2 रिलीज होंगे। इस स्टेप को आप नाम बोलते हो डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप लगता है, जहां पे हम अल्डेहाइड की रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है, सुनो बच्चा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब जब आपको अल्डेहाइड को रिड्यूस करना है, इसको आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देना है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो आप लेते हो किससे? वो आप लेते हो इस NADH से। जो आपने NADH प्लस H पॉजिटिव सिंथेसाइज किया होता है, इसकी हम वापस ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, यहां पे बनेगा NAD पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसकी ऑक्सीडेशन से रिलीज हो गए, वो आप अल्डेहाइड को देते हो, उसकी रिडक्शन होती है, और वो फाइनली बनाता है अल्कोहल। क्या बनाता है? अल्कोहल। 2 कार्बन का अल्कोहल, जिसको आप नाम बोलते हो इथेनॉल। क्या बोलते हो? इथेनॉल बनता है यहां पे। ठीक है, इस वजह से इसको नाम बोलते अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इस फर्मेंटेशन में क्या बनता है? प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम को हम नाम बोलते हैं अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। एंड दिस एंजाइम रिक्वायर्स Zn2 पॉजिटिव फॉर इट्स एक्टिविटी। ये चीज भी आप याद रखो। अब समझना बात को। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मैं यहाँ पे ग्लूकोज को पूरी तरह नहीं तोड़ता हूं। पूरी तरह तोड़ने का मतलब मैं इसको 6 कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ रहा हूं, उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पे मैं इस ग्लूकोज को पूरी तरह नहीं तोड़ रहा हूं, इसको मैं पार्शियली तोड़ रहा हूं 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, और वो भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो दिस पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल in absence of oxygen, you call that as alcoholic fermentation। और ये alcoholic fermentation ये पाई जाती है, याद रखना, alcoholic fermentation पाई जाती है यीस्ट में। किसमें पाई जाती है? यीस्ट में। ये चीज भी याद रखो। और याद रखना, क्योंकि यहां से अल्कोहल बनता है, यीस्ट जो है ये डाई करते मर जाता है। इट डाइज एट 13% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन। 13% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन। तो जब आप नेचुरली अल्कोहल प्रोड्यूस करते हो ना किसी फर्मेंटर में, किसी बर्तन में, लाइक आप बहुत सारा शुगरी मटेरियल लाते हो, लाइक फ्रूट्स लाते हो, ग्रेप्स लाते हो, पोटैटो लाते हो, ये सब चीजें लाते हो फॉर एग्जांपल, और आपको अल्कोहल प्रोड्यूस करना है, बेवरेज प्रोड्यूस करना है, तो उसमें आप यीस्ट डालते हो। तो जब उस फर्मेंटर में, उस बर्तन में अल्कोहल बनेगा ना, वो बनेगा कितने परसेंट? खाली 13%, क्योंकि 13% के बाद यीस्ट मर जाता है। इसलिए बोलते हैं जो भी आप नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस प्रोड्यूस करते हो, उनमें अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो होती है खाली मैक्स 13%। ये चीज आप याद रखो, इसको नाम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ऐसी दूसरी फर्मेंटेशन है, अगर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिड, उसको आप नाम बोलते हो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या नाम बोलते हैं? लैक्टिक। दूसरा वाला फर्मेंटेशन वी कॉल दैट एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बच्चा क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है? ध्यान देना।
दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फॉर यू गाइस। सबस्ट्रेट फिर से मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है। सबस्ट्रेट फिर से ग्लूकोज है। इसमें कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज मेरे पास है। इसका पहला स्टेप जो होगा वो यहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। यू ही ग्लाइकोलाइसिस होगा, ध्यान देना, यू ही यहां पे क्या होगा, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में आगे पढ़ाऊंगा। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होगा। इस ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस में क्या होता है, यहां पे निकलते हैं 2 एटीपी, 2 एटीपी, साथ में यहां पे निकलते हैं 2 NADH, 2 NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट बनते हैं यहां पे। फिर इस पायरुवेट की क्या होती है, इसकी फिर से यहां पे डीकार्बोजाइलेशन नहीं होगी। यहां पे दूसरा स्टेप जो होगा, इट विल बी रिडक्शन, इट विल बी रिडक्शन, एंड दिस रिडक्शन स्टेप विल बी catalyzed. This reduction step will be catalyzed by an enzyme. You call that enzyme as lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase complex. Lactate dehydrogenase. और जब ध्यान देना, अब पायरुवेट की क्या होने वाली है, रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब आप खुद सोचो, अगर आपको किसी चीज को रिड्यूस करना है, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देना है ना, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप कहां से लाते हो, इस NADH जो आपने बनाया होता है, इसी NADH प्लस H पॉजिटिव को आप क्या करते हो, इसको आप यहां पे ऑक्सीडाइज करते हो। क्या करते हो, इसकी ऑक्सीडेशन करते हो। वहां पे बनता है NAD पॉजिटिव। अगर NAD पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हुआ, वो अपने पायरुवेट को दिया, पायरुवेट की रिडक्शन होगी और यहां पे बनता है लैक्टेट। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, या आप लिख सकते हो लैक्टेट। क्या बनता है, लैक्टेट। लेकिन कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। यहां पे CO2 कोई रिमूव नहीं हुआ, तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो दिस प्रोसेस, दिस फर्मेंटेशन, व्हाइल लैक्टेट इज प्रोड्यूस्ड, you call this fermentation as lactic acid fermentation या lactate fermentation। तो ये भी 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, ये भी 2 निकलेंगे। सिमिलर गोज विद दिस, यहां पे भी ये 2 यूज होंगे और ये 2 निकलेंगे। ये चीज आप याद रखना। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। इसमें एग्जांपल जरूरी है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज फर्मेंटेशन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ फर्मेंटेशन। एग्जांपल्स ऑफ लाइक किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। सबसे पहले आपको याद रखना, ये होता है लैक्टोबैसिलस में, जिसकी मदद से आप फिर कर्ड बनाते हो। लैक्टोबैसिलस, उसमें होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपकी मसल सेल्स में, मसल सेल्स अंडर स्टिरनस एक्सरसाइज, जब आप कभी जिम में होते हो और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो कभी कभी क्या होता है, आपकी मसल सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, लेकिन उनको ATP की जरूरत होती है कंट्रैक्शन की। ठीक है, उस टाइम पे जब आपकी मसल सेल्स में ऑक्सीजन ना पहुंचे ड्यूरिंग एक्सरसाइज कंडीशंस, अगर ऑक्सीजन ना पहुंचा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती आपके मसल सेल में। उस टाइम पे मसल सेल जो है वो शिफ्ट करते तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ताकि वो ये 2 ATP निकाले। तीसरा होता है RBC, लेकिन याद रखना मैच्योर RBC। मैच्योर RBC जो है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होती है लैग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, वो भी कौन सी वाली, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसी तरह जो कैंसर सेल्स है, कैंसर सेल्स प्रेफर करते हैं किसको, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को, वो भी ये वाली फर्मेंटेशन करते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सवाल याद रखो फिर से, फर्मेंटेशन, टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, गिव एग्जांपल्स, किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है। ये आपका 3 नंबर का सवाल आता है। हो गया, यही सब लिखना है, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, खत्म। नेक्स्ट जो है हमें पढ़नी है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क है। अब हमें पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन हम बात कर रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो बच्चा, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जहां एक तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, दूसरा यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन, मतलब ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब ग्लूकोज, मोस्ट प्रेफर्ड फूड जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 प्लस वाटर। तो यहां पे आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करते हो, यहां पे इसको कंप्लीटली तोड़ते हो। अगर आपके 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, आप उसको तोड़ते हो 6 CO2 में। अगर आपके पास 12 कार्बन वाला कोई शुगर है, आप उसको तोड़ते हो 12 CO2 में। तो यहां पे क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है, उसको अपना हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये 4 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में? 4 प्रोसेसेस की मदद से कंप्लीट होता है। 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, ठीक है, 4 स्टेप्स होते हैं। आप बोलोगे सर कौन कौन सा स्टेप? देखो बच्चा, सबसे पहले होता है उसको नाम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है, एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में होता है। पहला स्टेप यही होता है, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी। दूसरा स्टेप जो होता है उसको आप नाम बोलते हो लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हो? लिंक रिएक्शन, ये भी याद रखना। तीसरा स्टेप जो होता है उसको नाम बोलते हो क्रिब्स साइकिल। क्या बोलते हो? क्रिब्स साइकिल। एंड फोर्थ स्टेप जो होता है उसको आप नाम बोलते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इट मींस एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनकी पाथवे जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। उसमें अलग से स्टेप होते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बच्चा देखो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो है वहां पे 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, डीकार्बोजाइलेशन, रिडक्शन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 ही स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड रिडक्शन। लेकिन अगर हम यहां की बात करते हैं, यहां 4 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, सब रेस्पिरेशन में पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, सब रेस्पिरेशन में। दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रिब्स साइकिल, फोर्थ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब और एक चीज याद रखना, अगर मैं यहां पे एक सेल बनाऊं, अगर मैं यहां पे एक सेल बनाऊं, सेल के अंदर जो है मैं बनाता हूं एक ऑर्गेनील जिसको आप लोग और मैं साथ में नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये चीज याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील होता है, तो मैंने 2 मेम्ब्रेन्स बनाए। देखो बच्चा, सबसे पहले सेल के अंदर जब ग्लूकोज या तो सिंथेसाइज होगा या तो बाहर से आएगा। यूं ही ग्लूकोज आया, यूं ही ग्लूकोज आया, इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम पाइरुवेट में। तोड़ते हैं किसमें? पाइरुवेट में। और ये वाला सेटअप जो होता है, ये आपको याद रखना, ये होता है साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनील्स के बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। और इस वाले सेटअप को आप नाम बोलते हो ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हो? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये होता है साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में। जो ही पाइरुवेट बना, इधर एक चैनल होती है, उन चैनल्स के थ्रू आप मान के चलो ये पाइरुवेट उठता है, ये पाइरुवेट उठता है, ये पाइरुवेट जाता है सीधे कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन्स के अंदर, जिसको आप वहां पे नाम बोलते हो मैट्रिक्स। क्या बोलते हो? मैट्रिक्स। तो ये जो पाइरुवेट है ये जाता है मैट्रिक्स में। क्या जाता है? मैट्रिक्स में। यूं ही पाइरुवेट मैट्रिक्स में गया, इस पाइरुवेट को हम यहां पे कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें होते हैं 3 कार्बन और एसिटाइल कोएंजाइम ए में होते हैं 2 कार्बन। इस रिएक्शन को नाम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन, या इसको नाम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। तो दूसरा सेटअप होता है लिंक रिएक्शन। होगा क्या, ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे फिलहाल आप लोकेशन याद रखो। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, पाइरुवेट बना साइटोप्लाज्म में, पाइरुवेट उठता है, जाता है कहां? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, उस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन कहां पे होता है? मैट्रिक्स में। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, इस एसिटाइल कोएंजाइम को फाइनली हम तोड़ते हैं 2 CO2 मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ थर्ड साइकिल। यू कॉल दैट एज क्रिब्स साइकिल। यू कॉल दैट एज क्रिब्स साइकिल। तो अगर कोई बोलेगा क्रिब्स साइकिल कहां पे होता है, तो क्रिब्स साइकिल जो है ये भी कहां पे होता है? मैट्रिक्स में होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स में होता है। फाइनली जो है, चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, लिंक रिएक्शन हो या क्रिब्स साइकिल हो, इनसे हमें एक किस्म के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनको आप नाम बोलते हो NADH, NADH प्लस H पॉजिटिव, और आपको मिलते हैं FADH2 मॉलिक्यूल्स, FADH2 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल्स जो है, याद रखना, ये मॉलिक्यूल्स जो है ये ऑक्सीडाइज होते हैं एक जगह पे, एक कॉम्प्लेक्स पे, जिसको आप नाम बोलते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल में लोकेट। तो इन NADH और FADH मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फाइनली यहां पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। उस ग्रेडियंट की मदद से एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसको आप नाम बोलते हो F0F1 कॉम्प्लेक्स। F0F1 कॉम्प्लेक्स। ये जो F0F1 कॉम्प्लेक्स है ये भी होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इधर ही होता है F0F1 कॉम्प्लेक्स, ये भी इसी मेम्ब्रेन में होता है। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से और F0F1 कॉम्प्लेक्स की मदद से, याद रखना, ये इन्वॉल्व होते हैं इस वाली रिएक्शन में जिसको आप नाम बोलते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मुझे डिटेल में पढ़ाना आगे, इधर मैं खाली लोकेशन बता रहा हूं, लोकेशन। तो मैं बोलूंगा ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन कहां पे? मैट्रिक्स में। क्रिब्स साइकिल कहां पे? मैट्रिक्स में। और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन में इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और F0F1 कॉम्प्लेक्स, और वो कहां लोकेटेड है?
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये वहीं पे होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ग्लाइकोलाइसिस से, इससे। अब सुनो सवाल, इस पे भी 5 नंबर का सवाल आता है, ग्लाइकोलाइसिस और इसके स्टेप्स बताओ। क्रिब्स साइकिल जो है 5 नंबर का सवाल आता है, क्रिब्स साइकिल क्या होता है, इसके स्टेप्स बताओ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सवाल आता है, 5 नंबर का सवाल आता है। तो यही 3-5 नंबर के सवाल हम करते हैं। फर्मेंटेशन पे 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आता है, इन पे 5 नंबर का सवाल आता है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, अब आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है, मैं बोलता हूं ये ग्रीक वर्ड से लाया गया है। ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड से लाया गया जिसका मतलब था ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर, ठीक है, एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलाइसिस मींस स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। यहां पे हम शुगर को तोड़ते हैं, लाइसिस ऑफ शुगर, ठीक है, यहां पे हम शुगर को तोड़ते हैं। लेकिन याद रखो ग्लाइकोलाइसिस में हम जो शुगर को तोड़ते हैं वो पार्शियली तोड़ते हैं, पार्शियल ब्रेकडाउन शुगर का करते हैं। किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और ये कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होगा। कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो कहां पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और दूसरी बात, अभी आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये पहला स्टेप है। क्या है? दोनों में पहला स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस है। क्यों? क्योंकि ये O2 इंडिपेंडेंट है। अगर O2 होगा तब भी होगा ग्लाइकोलाइसिस, O2 नहीं भी होगा तब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा। इसलिए बोलते इट इज द फर्स्ट कॉमन सेटअप बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और होता कैसा है, देखो बच्चों होता कैसे, मेरे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जिसमें 6 कार्बन्स होते हैं। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहां पे हम तोड़ते हैं, लेकिन याद रखना इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एंजाइम्स लगते हैं। क्या लगते हैं? एंजाइम्स लगते हैं, और 10 स्टेप्स लगते हैं। तो मैं बोलूंगा ना यहां पे 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स होंगे, 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स लगते हैं, तब जाके ये ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में, जिन पायरुवेट में कितने कार्बन्स होते हैं? 3 कार्बन, और साथ में यहां पे निकलता है क्या? यहां पे निकलता है 2 एटीपी निकलते हैं, और साथ में यहां पे निकलते हैं 2 NADH मॉलिक्यूल, NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल। याद रखना ये चीज। और इस पाथवे को दिया था, दिस पाथवे वाज गिवन बाय उन साइंटिस्ट का नाम था, एक का नाम था एम्पडन, ठीक है, दूसरे का नाम था मेयरहॉफ एंड पार्नस। एम्पडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस ने पाथवे दी थी। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस जो है जहां पे पार्शियली ग्लूकोज को तोड़ते हैं पायरुवेट में, देयरफॉर कॉल्ड एज, इसको हम नाम बोलते हैं EMP पाथवे। क्या बोलते हैं? EMP पाथवे। अब यही पाथवे जो है, क्योंकि ये 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स में होता है, मतलब यहां पे जो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है वो एंजाइम्स की मदद से होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक, और वही स्टेप्स आपको एग्जाम में आते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, ओवरव्यू। अब इसी 10 स्टेप्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं, सबस्ट्रेट मेरे पास मोस्ट प्रेफर्ड सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज, ये चीज आप याद रखो। सुनो, सबसे पहले मैं लिखूंगा ऊपर स्टेप्स। क्या लिखूंगा? स्टेप्स। सबस्ट्रेट जो मेरे पास है वो है ग्लूकोज। सबस्ट्रेट जो मेरे पास है वो कौन है? तो इसमें हम लगाएंगे ग्लूकोज को, पहले इसमें डालेंगे। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है, ठीक है। एक को नाम बोलते हैं DHAP, दूसरे को नाम बोलते हैं PGAL, ठीक है। उनके डब्बे में पहले ही बना के रखूंगा। देखो बच्चा, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले वाले स्टेप को आप नाम बोलते हो, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हो? फॉस्फोराइलेशन। ध्यान देना, फॉस्फोराइलेशन होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। देखो यहां पे क्या होता है, ध्यान देना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। सबसे पहला स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज, तो मेरे पास है ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन। इसकी होती है फॉस्फोराइलेशन होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट जो है ये मैं लेता हूं, देखना सोर्स ऑफ फॉस्फेट मेरे पास यहां पे जो है वो है ATP। क्या है? ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एटीपी होता है एडिनोसिन, इसके पास 3 फॉस्फेट है, इससे मैं 3 फॉस्फेट में ये एक फॉस्फेट ले लेता हूं तो बचा क्या, ये बचा एडिनोसिन और 2 फॉस्फेट बचा, एडिनोसिन और 2 फॉस्फेट बचे। तो मैं बोलूंगा यहां पे ग्लूकोज की मैंने की फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फेट ऐड किया, लेकिन फॉस्फेट लिया किससे, एटीपी से लिया, तो यहां पे बचा क्या, एटीपी कन्वर्ट हुआ एडीपी में। और ग्लूकोज को जब मैंने फॉस्फेट दिया वो मैंने ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जोड़ा, तो वो बनेगा ना ग्लूकोज, इसके 6th कार्बन पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है। एक चीज खत्म। दूसरा सेटअप जो होता है, वी कॉल सेकंड स्टेप एज आइसोमराइजेशन, वी कॉल सेकंड स्टेप एज आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन होता है आइसोमर बनाना, क्या बनाना, आइसोमर बनाना। यहां पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, जो ग्लूकोज से बना, एक एंजाइम ने बनाया, हेक्सोकाइनेस ने बनाया, ठीक है। तो यहां पे दूसरा सेटअप लगता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इस सेटअप को करने वाले एंजाइम को हम नाम बोलते हैं आइसोमेरेस, क्या बोलते हैं, आइसोमेरेस। तीसरा सेटअप जो होता है, तीसरा सेटअप जो होता है उसको फिर से हम नाम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तीसरा स्टेप फिर से बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन आपको याद रखना वो होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब एडिशन ऑफ फॉस्फेट मींस कि मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे और एक, मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे और एक फॉस्फेट ऐड करता हूं। जब मैंने और एक फॉस्फेट ऐड किया, वो फॉस्फेट मैं फिर से किससे लेता हूं, एटीपी से लेता हूं। जब मैंने एटीपी से एक फॉस्फेट लिया, वो खुद कन्वर्ट किस में होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा। तो इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम को नाम बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है, फ्रक्टोज के साथ एक फॉस्फेट था, अब आपने और एक फॉस्फेट जोड़ा, वो फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ा, इसलिए इसको नाम बोलते हैं फ्रक्टोज डैश 1,6, फर्स्ट और 6th पोजीशन पे क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है, बिस फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट, एक ही बात है। तो यहां पे क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर और एक फॉस्फेट जोड़ा जाता है, तो बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इसके बाद बच्चा आपको याद रखना, एक एंजाइम आता है, एक एंजाइम आता है, उस एंजाइम को हम नाम बोलते हैं अल्डोलेस, उस एंजाइम को हम नाम बोलते हैं अल्डोलेस। अल्डोलेस जो होता है, ये जो है ये करता है फ्रक्टोज 1 अल्डोलेस, ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की क्या करता है, स्प्लिटिंग कराता है, क्या कराता है, स्प्लिटिंग कराता है। ये इसको पहले तोड़ता है एक मॉलिक्यूल में, फिर तोड़ता है दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। एक को आप नाम बोलते हो पीजीएल, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल DHALDE, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीजीएल, पीजीएल, क्योंकि ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का। अब यहां पे जो बनता है पीजीएल बनता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, जिसको आप ऐसे भी नाम देते हो, ट्राइओस फॉस्फेट भी नाम देते हो, ट्राइओस फॉस्फेट भी नाम देते हो, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला शुगर है, इसलिए इसको नाम बोलते हैं ट्राइओस फॉस्फेट। यहां पे बनता है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जिसको शॉर्ट में नाम बोलते हैं DHAP, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसको भी क्योंकि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और शुगर है, इसको भी नाम बोलते हैं क्या, ट्राइओस फॉस्फेट, और साथ में जुड़ा है फॉस्फेट, इसको नाम बोलते हैं ट्राइओस फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो है ये 3 स्टेप्स हो गए। 4th स्टेप जो होता है, जिसको मैं नाम देता हूं स्प्लिटिंग, क्या नाम देता हूं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग से क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है ये टूटा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, एक को नाम बोलते हैं पीजीएल, दूसरे को नाम बोलते हैं DHAP। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आइसोमराइजेशन। क्या होता है, 5th स्टेप जो होता है, वी कॉल दैट एज आइसोमराइजेशन। देखो आइसोमराइजेशन क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है फिर से आइसोमर फॉर्मेशन, और यहां पे क्या होता है, पीजीएल कन्वर्ट होता है DHAP में, DHAP कन्वर्ट हो सकता है पीजीएल में, ठीक है। तो these two are interconvertible and this reaction is done by enzyme, we call that as triose phosphate isomerase. These are the fifth step of glycolysis, यहाँ पे आइसोमराइजेशन होती है। अब ये रिएक्शन किसके ओर शिफ्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा सबस्ट्रेट कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीजीएल कंज्यूम होगा तो DHAP भी किस में कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये चीज आप याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सबस्ट्रेट मेरे पास होगा सिक्स्थ स्टेप, उसको नाम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में क्या होता है, ध्यान देना, मेरे पास फिर से PgAl होगा, PgAl होगा, ये कन्वर्ट होगा 1,3 बाई PGA में, 1,3 बाई PGA कन्वर्ट होगा 3PGA में, 3PGA कन्वर्ट होगा 2PGA में, 2PGA कन्वर्ट होगा 2PGA कन्वर्ट होगा PEP में, PEP फाइनली जो है PEP फाइनली जो है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, वो फाइनली कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। चलो देखो सिक्स्थ स्टेप को हम नाम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी किसकी, वो आपको पता है, आपके पास सबस्ट्रेट जो अभी है उसको नाम बोलते हैं PgAl, फॉस्फोग्लिसराइड। इसमें होते हैं 3 कार्बन। बच्चे देखो इसकी होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो सबस्ट्रेट की होगी ऑक्सीडेशन, सबस्ट्रेट की होगी PgAl की होगी ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगी ना, ऑक्सीडेशन होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज हो गया, उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन प्रोटॉन्स को आप दे देते हो NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल को। किसको? NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल को। और NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेगा, ये बनाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव। दैट मीन्स NAD पॉजिटिव की होगी रिडक्शन। फिर से बता रहा हूं, सबस्ट्रेट PgAl की हो गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उनको गेन किया NAD पॉजिटिव ने, इसकी क्या होगी रिडक्शन, और इसने क्या बनाया NADH प्लस H पॉजिटिव। साथ में जो ऑक्सीडेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई थी, उस एनर्जी की मदद से मैं यहां पे एक फॉस्फेट ऐड करता हूं, इनऑर्गेनिक, लेकिन याद रखना एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, ये मैं किसी ATP से नहीं लेता हूं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसको मैं ऐड कर देता हूं और यहां पे बनता है 1,3 बाई PgA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, फॉस्फेट होगा। और इस रिएक्शन के करने वाले एंजाइम को नाम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, 7th स्टेप जो होगा, उसको नाम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में सिंपली बच्चा याद रखना, ये जो 1,3 बाई PgA है, फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसको करते हैं रिमूव। फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट है उसको करते हैं रिमूव। जब उसको रिमूव किया, उस फॉस्फेट को दे देते हैं किसको? ADP को। ADP को दिया तो यहां पे क्या बनेगा? ATP बनेगा। क्या बनेगा? ATP बनेगा। इसमें एक फॉस्फेट चला गया तो बचा क्या? 3PgA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट होगा। फर्स्ट पोजीशन का रिमूव किया, वो किसको दिया? ADP को। इसने बनाया क्या? ATP बनाया। दैट मींस ADP की यहां पे क्या हुई? फॉस्फोरिलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन उस वाली फॉस्फोरिलेशन को बोलते हैं जो सबस्ट्रेट लेवल पे ATP सिंथेसिस हो। तो ATP सिंथेसिस नॉर्मली होता है F0 F1 कॉम्प्लेक्स पे, लेकिन यहां पे ATP सिंथेसिस होता है ATP सिंथेसिस एट सबस्ट्रेट लेवल। ATP सिंथेसिस एट सबस्ट्रेट लेवल, ये चीज याद रखना। और इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम को नाम बोलते हैं काइनेस। फिर आपके पास बचा 3PGA। 3PGA जो है, इसकी होगी आइसोमराइजेशन। इसकी होगी आइसोमराइजेशन। एंजाइम को आप नाम बोलोगे आइसोमेरेस या बोलोगे म्यूटेस। क्या बोलोगे? म्यूटेस। तो ये हो गया कौन सी रिएक्शन? 7th नहीं, 8th वाली रिएक्शन। तो 8th रिएक्शन होता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मींस आइसोमर फॉर्मेशन। तो 3PGA कन्वर्ट होगा किसमें? 2PGA में। और फाइनली जो है 2PGA जो है, इसमें होगी डिहाइड्रेशन। क्या होगी? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और इस रिएक्शन को करता है इनोलेस। कौन करता है? इनोलेस। और यहां पे 2PGA को कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो इस रिएक्शन को हम नाम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो 9वां रिएक्शन जो है, इट इज डिहाइड्रेशन। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, और यहां पे बनाते हैं क्या? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसमें अभी भी बचा, याद रखना, इन सब में 3-3 कार्बन्स हैं। कितने कार्बन्स हैं? 3-3 कार्बन्स हैं। सब में 3-3 कार्बन्स हैं, याद रखना। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, इसमें क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इसमें एक फॉस्फेट है, उस फॉस्फेट को मैं रिमूव करता हूं और उस फॉस्फेट को मैं फिर से दे देता हूं किसको? ADP को। तो इससे फॉस्फेट निकालना, देना ADP को, तो यहां पे क्या बनेगा? ATP। मतलब ADP की क्या हुई? फॉस्फोरिलेशन। फिर से यहां पे क्या हुई? इस वाले स्टेप में क्या हुई?
फॉस्फोरिलेशन हुई या एटीपी सिंथेसिस हुई एट द सबस्ट्रेट लेवल, एट द सबस्ट्रेट लेवल। जब आप ऐसा करते हो, यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है फाइनली कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और इस रिएक्शन को आप फिर से नाम देते हो 10th स्टेप जो होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये चीज ऑफ यार, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम को हम नाम बोलते हैं पायरुवेट काइनेस। क्या नाम बोलते हैं? पायरुवेट काइनेस। इस तरह आप ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हो किसमें? पायरुवेट में। लेकिन याद रखना आपने जब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था इन दो मॉलिक्यूल्स में, DHAP में और PGL में, अब PGL से क्या बनता है? पायरुवेट। तो DHAP कन्वर्ट किस में होगा? PGL में कन्वर्ट होगा। जब ये PGL में कन्वर्ट होगा, मेरे पास ग्लूकोज से खाली एक PGL नहीं बनेगा, मुझे ग्लूकोज से कितने PGL बनेंगे? 2। तो यहां से लेके यहां तक ये सारे सेटअप जो है ये होंगे 2-2 दफा, ये होंगे 2-2 दफा। ये चीज आप याद रखो। तो याद रखना, सुनो इधर बच्चा, पहले और तीसरे सेटअप में हमने यही से एटीपी यूज किया था, पहले और तीसरे सेटअप में हमने यही से एटीपी यूज किया था। ऐसे रिएक्शन इस यहां तक फेज को नाम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि हम यही से एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां पे एनएडीएच निकाला, अब एक के कन्वर्जन पे एक एनएडीएच बनेगा, लेकिन जब ये रिएक्शन 2 दफा होगा तो 2 एनएडीएच बनेंगे। सिमिलरली यहां पे कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे। यहां पे कितने एटीपी बनेंगे? 2 एटीपी बनेंगे। ओवरऑल मैंने 2 एटीपी यूज तो किए, लेकिन 2 एटीपी के बदले जब ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, यहां पे याद रखना, यहां पे याद रखना, जब ग्लाइकोलाइसिस जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की होगी, 2 एटीपी यूज होंगे, 2 और 2 4 एटीपी निकलेंगे और 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल निकलेंगे। याद रखना। तो कंक्लूजन में याद रखना, नेट एनर्जी गेन जो ग्लाइकोलाइसिस होगा फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा 2 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी तो हमने यूज किए, प्लस वो निकलेगा 2 NADH प्लस H पॉजिटिव। ये चीज याद रखना। 5 नंबर का सवाल आएगा, इतना ही लिखना है, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, खाली स्टेप्स के नाम याद रखना, कौन किस में कन्वर्ट होता है और कौन सा एंजाइम यूज होता है। हो गया ग्लाइकोलाइसिस। अब मुझे पता है ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, मुझे फाइनली यहाँ पे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिले। जब एक ग्लूकोज आएगा 2 PGL बनेंगे, 2 PGL से 2 पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, गेन ये होगा 2 ATP नेट गेन, 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस H पॉजिटिव। अब सुनो, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है, अब आपको पता है साइटोप्लाज्म से मूव करेंगे किधर? मैट्रिक्स में। कहां? मैट्रिक्स में। और वहां इसकी नेक्स्ट रिएक्शन लगेगी, उसको आप नाम बोलते हो लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हो? लिंक रिएक्शन। तो दूसरा सेटअप होता है, यू कॉल दैट एज लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। देखो लिंक रिएक्शन में क्या होता है बच्चा? लिंक रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास सबस्ट्रेट जो अब है वो पायरुवेट है, जो क्या है? पायरुवेट है। ध्यान देना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट, और एक ही मॉलिक्यूल नहीं है आपके पास, ये 2 मॉलिक्यूल है पायरुवेट, एक ग्लूकोज से 2 आए हुए पायरुवेट। देखो बच्चे स्टेप क्या होगा, यहां एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को नाम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। क्या नाम बोलते हैं? इस रिएक्शन को नाम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन, डीकार्बोजाइलेशन। सुनो क्या होता है डीकार्बोजाइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। पायरुवेट की होगी ऑक्सीडेशन, पायरुवेट की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब सबस्ट्रेट मतलब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को गेन करेगा NAD पॉजिटिव। और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लिए, ये बनाएगा NAD, एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा और एक प्रोटॉन लेके NADH बनाएगा, साथ में और एक प्रोटॉन है जो इसके साथ जुड़ा नहीं होगा, लेकिन हम लिखते हैं उसका अलग रीजन है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, पायरुवेट की होगी ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे उनकी मदद से रिडक्शन होगी NAD पॉजिटिव की और NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा, बन गया। दूसरा सेटअप यहां पे क्या होता है, यहां होती है डीकार्बोजाइलेशन। पायरुवेट से एक कार्बन रिमूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ CO2। जब आपने इन फॉर्म ऑफ CO2 एक कार्बन रिमूव किया तो यहां पे बचा 2 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या बचा?
दो कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको आप यहां से जोड़ देते हो को एंजाइम ए। क्या जोड़ते हो? को एंजाइम ए। और ऐसे मॉलिक्यूल, दो कार्बन मॉलिक्यूल को नाम बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए। और इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम को हम लोग रफ नाम देते हैं, याद रखना, इसको नाम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स को याद रखना, इसको चाहिए अपनी फंक्शन करने के लिए Mg2 पॉजिटिव। अब सुनना बच्चा, लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? ये जो पायरुवेट आया, ये आया ग्लाइकोलाइसिस से। कहां से आया? ग्लाइकोलाइसिस से आया, ठीक है। और ये जो एस्टाइल कोएंजाइम है, ये जाएगा क्रिब्स साइकिल के लिए। किसके लिए जाएगा? ये जाएगा अब क्या करने के लिए? क्रिब्स साइकिल करने के लिए। क्योंकि दिस रिएक्शन, दिस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है, जहां पे आप पायरुवेट को कन्वर्ट करते हो एस्टाइल कोएंजाइम में, ठीक है, ये लिंक करता है किसको? ग्लाइकोलाइसिस और क्रिब्स साइकिल को, इसलिए इसको नाम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो याद रखना, इसमें नोट पॉइंट लिखना, सिंस दिस reaction links glycolysis with क्या बोलते हैं इसको? क्रिब्स साइकिल, with क्रिब्स साइकिल, thus called as link reaction, या गेटवे रिएक्शन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रिब्स साइकिल को। अब जो एस्टाइल कोएंजाइम ए है, कॉमन सेंस, ये कहां जाएगा? ये जाएगा क्रिब्स साइकिल करने के लिए। क्या जाएगा? क्रिब्स साइकिल करने के लिए, वो आप याद रखो। तो ये है क्रिब्स साइकिल। तो क्रिब्स साइकिल में क्या होता है? एस्टाइल कोएंजाइम ए जाता है क्रिब्स साइकिल करने के लिए टू गेट फाइनली ऑक्सीडाइज्ड, किसमें? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। दैट मींस इस एस्टाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन है? दो कार्बन है, दो कार्बन। ये दो कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटेगा दो CO2 मॉलिक्यूल्स में और साथ में निकलेगी एनर्जी। इस ऑक्सीडेशन वाले साइकिल को, जहां पे आप एस्टाइल कोएंजाइम को तोड़ते हो, जहां पे आप एस्टाइल कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज करते हो, ऐसे साइकिल को नाम बोलते हो क्या? क्रिब्स साइकिल। दिया था किसने? हेनस क्रिब्स ने, इसलिए बोलते हैं क्रिब्स साइकिल। इसको और एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। ध्यान देना, ये अच्छी बात है। इसको नाम बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, या इसको नाम बोलते हैं TCA साइकिल। आपको पता है बच्चे क्यों वो इसलिए बोलते हैं? जब आप इसका रिएक्शन देखोगे ना, वहां पे एस्टाइल कोएंजाइम ए जो है मिलता है किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। इसमें 4 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, ये दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बनाते हैं 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, जिसको आप नाम बोलते हो साइट्रिक एसिड। क्या बोलते हो? साइट्रिक एसिड। और अगर आप इस साइट्रिक एसिड को देखोगे ना, इसमें 3 COOH ग्रुप्स होते हैं। कितने? 3 COOH ग्रुप्स होते हैं। क्योंकि यहां पे जब क्रिब्स साइकिल होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब क्रिब्स साइकिल होगा, क्योंकि पहला प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको नाम बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। क्योंकि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, इसलिए इसको नाम बोलते हैं TCA साइकिल। ये होता है एम्फीबोलिक इन नेचर। क्रिब्स साइकिल क्या होता है? एम्फीबोलिक। यहां पे खाली कैटाबोलिज्म नहीं होता, यहां पे दोनों चीजें होती है, एनाबोलिज्म थी और कैटाबोलिज्म भी। इसलिए बोलते हैं ये जो क्रिब्स साइकिल है, इट इज एम्फीबोलिक इन नेचर। एम्फीबोलिक इन नेचर मतलब यहां तोड़ने का प्रोसेस भी होता है, इन्वॉल्व्स बोथ एनाबोलिज्म, इसमें एनाबोलिज्म भी होता है, एनाबोलिक रिएक्शंस भी होता है, एंड कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिक रिएक्शंस भी होता है। वो तो आपको पता होगा, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। लास्ट वाली बात है, इट इज फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखो बच्चा, आपकी बॉडी में चाहे प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो, या चाहे लिपिड्स ऑक्सीडाइज हो, जो भी आपकी बॉडी, आपकी सेल्स में हो रहा है ना ब्रेक डाउन फूड का, चाहे वो फूड कोई भी हो, उसका जो लास्ट वाला स्टेप होता है ना, लास्ट फाइनल ऑक्सीडेटिव स्टेप, वो होता है क्रिब्स साइकिल। क्या होता है? क्रिब्स साइकिल। तो यही क्रिब्स साइकिल में हम ग्लूकोज को, या कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, फाइनली फिर लास्ट स्टेप यही होता है ऑक्सीडेशन का। इसके बाद फिर कोई फूड बचता ही नहीं, क्योंकि यहां पे आप पूरे एस्टाइल को तोड़ते हो किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, ये लास्ट वाला साइकिल होता है, लास्ट स्टेप होता है सबके लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी, लिपिड्स के लिए भी और प्रोटीन्स के लिए भी। या अगर आप चाहते हो लास्ट वाला स्टेप में थोड़ा और समझाऊं, चलो समझाता हूं, इसमें टाइम जाएगा ना, लेकिन देखो बच्चा, ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। फिर इससे बनता है पायरुवेट। पायरुवेट का होता है लिंक रिएक्शन। क्या होता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद बनता है एस्टाइल कोएंजाइम में। एस्टाइल कोएंजाइम में टूटता है दो CO2 में, उस साइकिल को नाम बोलते हैं क्रिब्स साइकिल। क्या बोलते हो? क्रिब्स साइकिल।
तो ग्लूकोज जब भी आता है ना, ये डायरेक्टली इंटर करता है किसमें, रेस्पिरेटरी साइकिल में। लेकिन अगर आप बात करोगे ना प्रोटीन्स की, अगर आप बात करोगे किसकी, प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स पहले टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में, ये अमाइनो एसिड फिर कुछ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये बनाएंगे एस्टाइल कोएंजाइम ए, फिर जाके एस्टाइल कोएंजाइम ए इंटर करेगा किसमें, क्रिब साइकिल में। अगर आपके पास लिपिड्स है, लिपिड्स के ऊपर लाइपेस आएगा, उनको तोड़ेगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड जो हैं ये फिर क्या बनाएंगे, एस्टाइल कोएंजाइम में, और एस्टाइल कोएंजाइम किसमें जाएगा, क्रिब साइकिल में। दैट मीन्स आप ग्लूकोज तोड़ो, ग्लूकोज में भी फाइनली एस्टाइल बनेगा, एस्टाइल कोएंजाइम में, और वो एंटर करेगा क्रिब साइकिल में। अब प्रोटीन्स को तोड़ो, प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड फाइनली क्या बनाएंगे, कोई ऐसा इंटरमीडिएट बनाएंगे जो इंटर किसमें करेगा, क्रिब साइकिल में। अब लिपिड्स को तोड़ो, जब ये टूटेगा कुछ स्टेप्स हो जाएंगे, ये फाइनली टूटता किसमें, एस्टाइल कोएंजाइम में, वो एंटर किसमें करेगा, क्रिब साइकिल में। दैट मीन्स चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो या प्रोटीन हो, इनके लिए फाइनली एंटर कहां करना है, क्रिब साइकिल में एंटर करना है, किसके लिए, फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस। इसलिए बोलते हैं जो क्रिब साइकिल होता है, इट इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेप फॉर लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज। ये चीज याद रखना, ये चीज आप याद रखना। ये हो गया क्रिब साइकिल, अब हो गया क्रिब साइकिल प्रोसेस। देखो बच्चा स्टेप्स ऑफ क्रिब साइकिल, क्रिब साइकिल के स्टेप्स। सबसे पहला वाला स्टेप होता है उसको नाम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आराम से याद रखना, समझना अच्छे से, कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन में क्या होता है, मेरे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज, सॉरी, मेरे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, याद रखो एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम में दो मॉलिक्यूल है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होता है। लेकिन ये जब कंबाइन होता है, ये होता है कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको नाम बोलते हैं साइट्रेट। क्या बोलते हैं, साइट्रेट सिंथेस। क्या बोलते हैं, साइट्रेट सिंथेस। ध्यान देना, एसिटाइल कोएंजाइम में जिसमें दो कार्बन है, ये जुड़ता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जिसमें चार कार्बन है, ये दो कार्बन और ये चार कार्बन साथ में मिलकर बनाता है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको आप नाम बोलते हो साइट्रेट या साइट्रिक एसिड। साइट्रेट या साइट्रिक एसिड बनता है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, इसलिए इसको नाम बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। एंजाइम और साइट्रेट सिंथेस। और यहाँ पे याद रखना, ये जो कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है ये रिलीज होता है, क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसके दो कार्बन, इसके चार कार्बन साथ में मिलकर यूजिंग वाटर साथ में बनाते हैं साइट्रेट। क्या बनाते हैं, साइट्रेट। दूसरा वाला स्टेप होता है उसको नाम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है, आइसोमराइजेशन में यही जो आपके पास साइट्रेट है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है साइट्रेट, ठीक है, साइट्रेट जिसमें 6 कार्बन है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है, ये साइट्रेट जो है ये कन्वर्ट होता है, ये होता है कन्वर्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको आप नाम बोलते हो आइसोसाइट्रेट। क्या बोलते हो, आइसोसाइट्रेट। इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम को नाम बोलते हैं एकोनिटेज। क्या बोलते हैं, एकोनिटेज। तो आइसोमराइजेशन मींस आइसोमर बनाना, ठीक है, आइसोमर बनाना। नेक्स्ट थर्ड वाला स्टेप जो होता है इंपॉर्टेंट स्टेप, उसको नाम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। अभी मैंने आपको ऐसी रिएक्शन पीछे पीछे पढ़ाई है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। देखो बच्चा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन क्या होता है, मेरे पास सबस्ट्रेट जो है वो है आइसोसाइट्रेट। ध्यान देना, पहले आइसोसाइट्रेट है, इसमें कार्बन जो है 6 है, ये भी याद रखना। अब सबसे पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन मींस इसकी होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिलीज होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा Na पॉजिटिव। जब Na पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो बनाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव, NADH प्लस। तो यहां से फिर से क्या बनता है, NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। और आइसोसाइट्रेट को मैंने ऑक्सीडाइज किया, उसकी वजह से Na पॉजिटिव की रिडक्शन होगी, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को और बनाया NADH प्लस H पॉजिटिव। साथ में इसकी होगी डीकार्बोजाइलेशन, एक CO2 होगा रिमूव। तो जब आपने एक कार्बन रिमूव किया इन फॉर्म ऑफ CO2, जब आपने एक कार्बन रिमूव किया इन फॉर्म ऑफ CO2, तो मेरे पास बचा 5 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको मैं नाम बोलता हूं अल्फा कीटोग्लिटरेट। क्या बोलता हूं, अल्फा कीटोग्लिटरेट। ये याद रखना। तो यहां पे पहली दफा 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं 5 कार्बन मॉलिक्यूल में, क्योंकि यहां पे होते हैं डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब एक CO2 रिमूव, और साथ में बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमने यहां पे क्या बनाया, Na पॉजिटिव को रिड्यूस किया इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। ये हो गए 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स, ध्यान देना, ये हो गए 3 स्टेप्स, ये हो गए 3 स्टेप्स। चौथा स्टेप जो है
you call that as, fourth step is again called as oxidative decarboxylation. Fourth step is again called as oxidative decarboxylation. अब ये जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन है, यहां पे मेरे पास सबस्ट्रेट क्या है, अल्फा कीटोग्लिटरेट, अल्फा कीटोग्लिटरेट, जिसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। इस 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को मैंने फिर से ऑक्सीडाइज किया। क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। खुद सोचो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लिटरेट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको आप नाम बोलते हो NAD पॉजिटिव, और ये फिर से बनाएगा NADH। क्या बनाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव। साथ में दूसरा होता है डीकार्बोजाइलेशन। डीकार्बोजाइलेशन में यहाँ पे CO2 क्या होगा, तो दैट मींस आपने 5 कार्बन से और एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव किया। लेकिन यहाँ पे आप एक एहसान करते हो, इस पे आप एहसान ये करते हो कि यहाँ पे आप इसके साथ जहां CO2 रिमूव किया वहां पे आप कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल जोड़ते हो, इसलिए यहाँ पे बनता है 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, जिसको आप नाम बोलते हो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि यहाँ पे आपने कोएंजाइम ए जोड़ा। इन दोनों रिएक्शंस में जो एंजाइम्स होते हैं उनको नाम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स। यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेस। इसको बोलेंगे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको बोलेंगे अल्फा कीटोग्लिटरेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये हो गए 4 स्टेप। तो बना क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम है जिसमें 4 कार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको फिर से हम नाम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्या नाम बोलते हैं, 5th स्टेप, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखो बच्चा, क्रिब्स साइकिल का 5th स्टेप जिसको आप नाम बोलते हो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, उसमें क्या होता है, आपके पास सबस्ट्रेट फिर से कौन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, 4 कार्बन। यहां पे क्या होता है, इसका हमें कोएंजाइम ए वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, कोएंजाइम ए वाला बॉन्ड तोड़ते हैं। जब आपने कोएंजाइम ए वाला बॉन्ड तोड़ा, वहां रिलीज क्या होगा, कोएंजाइम ए रिलीज होगा। जब कोएंजाइम ए रिलीज होगा, सुनना बच्चा बात, आपने कि ये वाला बॉन्ड तोड़ा, कोएंजाइम ए रिलीज हुआ, बॉन्ड टूटने से निकली एनर्जी, बॉन्ड टूटने से निकली एनर्जी। उस एनर्जी की मदद से इस एंजाइम ने GDP गोनोसिन डाइफॉस्फेट के ऊपर जोड़ दिया एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब जोड़ दिया, यहां पे बनता है GTP। क्या बनता है, GTP। तो याद रखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए वाला बॉन्ड हम रिमूव करते हैं, तोड़ते हैं, वहां निकलती है एनर्जी, उस एनर्जी की मदद से हम GTP सिंथेसिस करते हैं बाय द एंजाइम थायोकाइनेस। और यहां पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है, कोएंजाइम ए निकला ना, तो यहां बनता है सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, 4 कार्बन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट स्टेप जो होता है बच्चा, 6th स्टेप, 8 ही स्टेप टोटल है। 6th स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब जो सक्सिनेट है मेरे पास, इसकी मैं क्या कर रहा हूं, सक्सिनेट की मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, तो मेरे पास जो है सक्सिनेट है, सक्सिनेट की जो मैं 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसकी मैं कर रहा हूं ऑक्सीडेशन। आपको पता है, जब भी हम सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां पे रिलीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यहां पे उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है FAD, इसलिए यहां पे रिलीज होता है FADH2। क्या बनता है, FADH2। और इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम को नाम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये एंजाइम जो होता है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड भी बोलते हैं इसको। और ये प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये वही होता है। इसकी लोकेशन होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। तो सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन करता है डिहाइड्रोजिनेस, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, जिसकी मदद से FAD की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करता है, दैट मींस इसकी रिडक्शन होगी तो FADH2 बनाएगा। इससे जो है सक्सिनेट कन्वर्ट होता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको आप नाम बोलते हो फ्यूमरेट। क्या बोलते हो, फ्यूमरेट। खत्म। अब जो है 7th वाला स्टेप, सेवंथ वाले स्टेप में फिर से होगी हाइड्रेशन। क्या होगी, हाइड्रेशन। जैसे पहले स्टेप में हाइड्रेशन हुई थी, वैसे यहां पे भी हाइड्रेशन होगी। ठीक है, अब देखो इस हाइड्रेशन में क्या होगा। हाइड्रेशन में जो है फ्यूमरेट जो है, जिसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसके ऊपर जोड़ा जाएगा वाटर। क्या जोड़ा जाएगा, वाटर। जब आपने इसके ऊपर वाटर जोड़ा, जब आपने इसके साथ वाटर जोड़ा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसको आप नाम बोलते हो फ्यूमरेस, यहां पे हम फ्यूमरेट को कन्वर्ट करते हैं मैलेट में, इसमें कन्वर्ट करते हैं मैलेट में, इसमें भी होते हैं 4 कार्बन। फाइनल स्टेप ऑफ क्रिब्स साइकिल, 8वां स्टेप जो होता है, लास्ट वाला स्टेप, उसको आप फिर से नाम बोलते हो ऑक्सीडेशन। और अब तो ये ऑक्सीडेशन करना ना हमें आदत ही होगी। 4 दफा हमने इस पाथवे में ऑक्सीडेशन किया, दूसरे, तीसरे, 7वें और 8वें। ऑक्सीडेशन का मतलब अब आप सबको पता है कि मुझे सबस्ट्रेट मतलब मैलेट की क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। जब आप मैलेट की ऑक्सीडेशन करोगे, वहां रिलीज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स।
उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है NAD पॉजिटिव। जो ये NAD पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये रिड्यूस होता है किसमें, NADH प्लस H पॉजिटिव में। इस रिएक्शन को करने वाले एंजाइम को नाम बोलते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या बोलते हैं, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहां पे फाइनली वापस बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दैट मींस मैंने यहां पे क्या किया, एस्टाइल कोएंजाइम को लाया, उसको तोड़ा, एस्टाइल कोएंजाइम को लाया, उसको तोड़ा, 2 CO2 में तोड़ा, 2 CO2 निकले, साथ में यहां पे 2 NADH निकले, इसमें एक, इसमें एक। सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हो रही है। तो एस्टाइल कोएंजाइम जिसमें 2 कार्बन है, उससे मैंने 2 CO2 निकाले, मतलब तोड़ दिया। अब जो बचा, उस बचे हुए चीज से मैंने वापस रिजेनरेट किसको किया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ताकि मैं फिर से क्या करूं, क्रिब साइकिल कंटिन्यू साइकिल में करूं। मैंने रिएक्शंस दिखाई, लेकिन एक साइक्लिक वे में होता है। आपको फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिला, ये फिर से मिलेगा किसके साथ, एस्टाइल कोएंजाइम के साथ, फिर से पहले सेटअप से कंटिन्यू होगा। तो मैं बोलूंगा ना, ये सेटअप, ये वाला सेटअप जो है, लास्ट वाला सेटअप, it is required for continuity, it is required for continuity of Krebs cycle, it is required for continuity of Krebs cycle। देखो बच्चा, मैं ऐसे जल्दी जल्दी तेज तेज आपको थोड़ा सा ये कराऊंगा हिसाब। एक एस्टाइल से मुझे क्या क्या मिला, देखो एक एस्टाइल से मुझे एक NADH मिला, 2 NADH मिले, 3 NADH मिले, 3 NADH मिले, एक FADH मिला, एक GTP मिला, एक GTP मिला। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, क्या लिखूं, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन। तो मैं बोलूंगा ना, मेरे पास था एस्टाइल कोएंजाइम A था, साथ में मैंने 3 NAD पॉजिटिव को यूज किया, साथ में मैंने एक FAD को यूज किया, साथ में मैंने GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज किया, साथ में मैंने पहले सेटअप में और लास्ट सेटअप में वाटर मॉलिक्यूल यूज किया, दैट मींस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और निकाला क्या, इधर से ध्यान देना, एस्टाइल से मुझे मिला 2 CO2 और साथ में मुझे कोएंजाइम A निकला वो 3 NAD पॉजिटिव से 3 NADH प्लस H पॉजिटिव मॉलिक्यूल बने, एक FAD से एक FADH2 बना, इस GDP प्लस इससे बना, इससे एक GTP बना, ठीक है। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन ऑफ क्रिब्स साइकिल, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ क्रिब्स साइकिल। अगर आप देखोगे ना, यही रिएक्टेंट्स हैं, यही प्रोडक्ट्स है, पूरा हिसाब कर लो, आपको यही सब मिलेगा। क्या मिलेगा, यही सब। तो मैं बोलूंगा ना, अगर मुझे कंक्लूजन करना हो, क्या करना हो, अब कंक्लूजन करना हो, मैं बोलूंगा ना कंक्लूजन में मुझे क्या करना है, एनर्जी गेन फ्रॉम वन एसिटाइल कोएंजाइम, और यही एनर्जी गेन मैं करूंगा फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फ्रॉम 1 क्रिब्स साइकिल। अगर क्रिब्स साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाएगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जाने का मतलब कितने एसिटाइल कोएंजाइम में जाएंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में जाएंगे, ठीक है। तो मैं एनर्जी गेन करूंगा कि कितना निकलेगा। एक एसिटाइल जाने से मुझे मिलते हैं क्या, मुझे मिलता है, याद रखो, 1 GTP, मुझे मिलता है 1 FADH2, मुझे मिलते हैं 3 NADH प्लस H पॉजिटिव। याद रखो, आगे जाके GTP से बनता है ATP, क्या बनता है, ATP। आगे जाके FADH से बनते हैं 2 ATP, कितने ATP, 2 ATP। आगे जाके एक NADH से बनता है 3 ATP, तो 3 से कितने बनेंगे, 3 ATP बनेंगे। एक से बनते हैं 3 से कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। तो यहां से एक, यहां से 2, यहां से 9, तो टोटल हो गया 12 ATP। तो 12 ATP मिलते हैं मुझे अगर मैं क्रिब्स साइकिल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A करूं। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज की क्रिब्स साइकिल करूं, जब ग्लूकोज जाएगा क्रिब्स साइकिल करने के लिए, दैट मींस ग्लूकोज पहले टूटेगा 2 एसिटाइल में, तो अब 2 एसिटाइल जब क्रिब्स साइकिल करने के लिए जाएंगे, कॉमन सेंस है, वहां पे 24 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। अब सुनो बच्चा, अच्छे से सुनना, जब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ध्यान देना, जब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, में 2 NADH निकले, ये जाती है मैट्रिक्स में, याद रखो। लिंक रिएक्शन से भी जो है, ये 2 थे तो ये 2 निकलेंगे, 2 दफा होगा ना। तो लिंक रिएक्शन से भी क्या निकलेंगे, 2 NADH निकलेंगे। जो क्रिब्स साइकिल है, क्रिब्स साइकिल से मुझे क्या मिलता है, क्रिब्स साइकिल से मुझे मिलता है एक तो NADH, दूसरा FADH2।
तो इनके पास मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं अब चाहता हूं ये सब होने के बाद, क्रिब साइकिल होने के बाद, मैं चाहता हूं इनसे मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या लूं, वापस लूं। क्या लूं, वापस लूं। ध्यान देना कैसा होगा वो, FADH2 और NADH प्लस H पॉजिटिव से मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या लेता हूं, वापस लेता हूं। क्यों, आपको समझ आएगा। फोर्थ स्टेप जो हमें पढ़ना है उसको नाम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस पे ध्यान देना बच्चा। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है इसमें इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या होता है इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ क्या होता है। देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की खूबी है, देखो खूबी क्या है, ये जो हमारे पास NADH प्लस H पॉजिटिव था ना, या और जो मेरे पास FADH2 था, FADH2 था, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये खूबी है, ये इनको ऑक्सीडाइज कराता है, ये इनको ऑक्सीडाइज कराता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास NADH और FADH2 की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और यहां पे बनेगा NAD पॉजिटिव। अब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वापस, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। जब ऑक्सीडेशन हो गई, ध्यान देना, जब ऑक्सीडेशन हो गई, NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा NAD पॉजिटिव और FADH2 से बनेगा FAD। अब इलेक्ट्रॉन जो निकला वो इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, ये फाइनली हेल्प करता है एक ग्रेडियंट बनाने में, जिसको आप नाम बोलते हो प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोलते हो, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो मैं फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, ये उसका मुझे मैकेनिज्म पूरा पढ़ाना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास NADH और FADH की क्या होती है, इनकी होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और फाइनली बनाते हैं एक ग्रेडियंट, उसको नाम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। और यू ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करता है कॉम्प्लेक्स, जिसको आप नाम बोलते हो F0F1 कॉम्प्लेक्स। F0F1 कॉम्प्लेक्स। दिस F0F1 कॉम्प्लेक्स जो होता है, दिस F0F1 कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये यूज करता है इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को, ये यूज करता है इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को। किसके लिए यूज करता है, फॉर फॉस्फोराइलेशन, फॉर फॉस्फोराइलेशन। किसकी फॉस्फोराइलेशन, ADP की फॉस्फोराइलेशन कराता है, ताकि ADP से क्या बने, ATP बने। तो दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इसको यूज कौन करता है, इसको यूज करता है F0F1 कॉम्प्लेक्स। किसके लिए, ताकि ये फॉस्फोरिलेशन करे। फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फेट ऐड करे, किसके ऊपर, ADP के ऊपर। फाइनली क्या बनेगा, ATP। इस तरह जो मेरे पास NADH और FADH होते हैं, याद रखो, इस तरह जो मेरे पास NADH और FADH होते हैं, जब मैं इनकी ऑक्सीडेशन कराता हूं, इनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता हूं। प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से मैं फाइनली क्या बनाता हूं, ATP बनाता हूं। और एक NADH के इलेक्ट्रॉन से मैं 3 ATP बनाता हूं, एक FADH के मॉलिक्यूल से मैं बनाता हूं 2 ATP बनाता हूं। और अगर आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो ध्यान देना। अब ये मैं थोड़ा हाई लेवल, क्या मतलब बिल्कुल नीट लेवल पढ़ाऊंगा, ये वाला टॉपिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में पूरा नीट लेवल पढ़ाऊंगा। आपके लिए बोर्ड्स के लिए भी सही रहेगा, इसके लिए भी सही रहेगा, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, याद रखो। देखो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखा है, ध्यान देना बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, एक मेम्ब्रेन, ये दूसरा मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये होती है इस वाले मेम्ब्रेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और F0F1 कॉम्प्लेक्स होता है इनर मेम्ब्रेन में। कहां पे, तो मैंने बाहर देखना अभी डायग्राम में बनाया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन बनाया, आउटर मेम्ब्रेन, ये होता है इनर मेम्ब्रेन होता है। इनके बीच में जो स्पेस होती है उसको नाम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये होता है उसको नाम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो याद रखो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये हो गया मैट्रिक्स। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। ठीक है, 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। और होता है कॉम्प्लेक्स, उसको नाम बोलते हैं F0F1 कॉम्प्लेक्स, वो भी होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। मुझे आपको यही पढ़ाने हैं, तो लोकेशन याद रखो, बस लोकेशन याद रखो, ध्यान दो इधर। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन, देखो लिपिड लेयर्स बनाई, 2 लिपिड लेयर्स, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के यहां नीचे जो होगा, यहां नीचे जो होगा, वी कॉल दिस एज मैट्रिक्स। I will call this as matrix.
आई विल कॉल दिस एज मैट्रिक्स। ये होगा मैट्रिक्स, अंदर स्पेस और ऐसे गोल होगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दिस मैट्रिक्स। देखो बच्चे क्या होता है एग्जैक्टली पूरा डिटेल में मैं आपको बोलने वाला हूं, बस ध्यान देना। कॉम्प्लेक्स 1 के पास आता है NADH, क्या आता है NADH प्लस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, NADH प्लस H पॉजिटिव। इसकी यहां पे होती है ऑक्सीडेशन, क्या होती है ऑक्सीडेशन, इसकी यहां पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, ध्यान देना, इसकी यहां पे होती है ऑक्सीडेशन, क्या होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, जब आप NADH की ऑक्सीडेशन करोगे यहां पे मिलता है आपको NAD पॉजिटिव, क्या होता है NAD पॉजिटिव, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, उन इलेक्ट्रॉन्स को पहली दफा कॉम्प्लेक्स 1 में एक्सेप्ट करता है एक मॉलिक्यूल, उसको आप नाम बोलते हो FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। आप बोलोगे सर इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों लिया, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो कॉम्प्लेक्स 1 के पास क्या होता है NADH की होगी ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए उनको एक्सेप्ट किया किसने FMN ने, FMN से इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है एक दूसरा मॉलिक्यूल, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है एक दूसरा मॉलिक्यूल जिसको आप नाम बोलते हो FES, आयरन सल्फर क्लस्टर, आयरन सल्फर। अब ये आयरन सल्फर क्लस्टर इसलिए इलेक्ट्रॉन को ले पाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या है ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी क्या होती है ज्यादा, टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये से छीन के इलेक्ट्रॉन्स लेता है, दो इलेक्ट्रॉन्स, NADH से दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, उनको लिया पहले FMN ने, FMN से लिया FES ने, FES से ये इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाते हैं और इनको एक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है, जिस मॉलिक्यूल को मैं नाम बोलता हूं यूबिक्विनोन, क्या नाम बोलता हूं यूबिक्विनोन, क्योंकि यूबिक्विनोन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होता है, ये FES से इलेक्ट्रॉन खींच के लेता है। जब इलेक्ट्रॉन्स लिए इसके ऊपर चढ़ेगी 2 नेगेटिव चार्ज, क्या चढ़ेगी 2 नेगेटिव चार्ज, यहां से आते हैं दो प्रोटॉन्स, क्या आते हैं दो प्रोटॉन्स, तो यूबिक्विनोन ने FES से लिए दो इलेक्ट्रॉन्स, मैट्रिक्स से लिए दो प्रोटॉन्स, जब इधर से दो प्रोटॉन इधर से दो इलेक्ट्रॉन लिए, ये रिड्यूस होता है, याद रखना ये रिड्यूस होता है यूबिक्विनोल में, यूबिक्विनोल में UQH2 में रिड्यूस होता है। यू ही UQH2 में रिड्यूस हो गया बच्चा, तो यहां पे FES से दो इलेक्ट्रॉन, मैट्रिक्स से दो प्रोटॉन, यूबिक्विनोन रिड्यूस हुआ किसमें यूबिक्विनोल में। यूबिक्विनोल जब बन गया कोई मसला नहीं, यूबिक्विनोल जो बन गया इसके साइड में बैठा होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, कौन बैठा होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड में एक मॉलिक्यूल होता है उसको आप नाम बोलते हो साइटोक्रोम बी, क्या बोलते हो ये साइटोक्रोम बी यूबिक्विनोल को बोलता है भाई मेरा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आप क्या मेहरबानी करो, आप ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और ये अपने प्रोटॉन्स मुझे दो, आप ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मुझे दो। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी किसको दिए साइटोक्रोम बी को, ये बेचारा वापस ऑक्सीडाइज होता है किसमें यूबिक्विनोल में। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स आ गए कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं FES के पास। FES जो है ये फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉम्प्लेक्स में दे देता है साइटोक्रोम C1 को, साइटोक्रोम C1 को। तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके किसके पास साइटोक्रोम C1 के पास, इसलिए इसको नाम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो जब इस कॉम्प्लेक्स के पास साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे, साइटोक्रोम C जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाता है और देता है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को, किसको दे देता है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है, जिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को हम नाम बोलते हैं साइटोक्रोम C, क्या बोलते हैं। लेकिन ये साइटोक्रोम C हमेशा याद रखना, ये साइटोक्रोम C एक टाइम पे खाली एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है कहां पे कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, ये चीज भी याद रखना। तो ये साइटोक्रोम C जो होता है, ये साइटोक्रोम C जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स तो लेगा किससे कॉम्प्लेक्स थर्ड से लेगा इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट करता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास साइटोक्रोम C, ठीक है। इसलिए इसको नाम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्या बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा हूं मैं, जो NADH से इलेक्ट्रॉन मिली उनका मूवमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से FES, FES से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल रिड्यूस होगा,
यूबिक्विनॉल से इलेक्ट्रॉन लेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन, साइटोक्रोम बी देगा एफईएस को, एफईएस देगा साइटोक्रोम C1 को। ये इसलिए होता है क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा। फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। कॉम्प्लेक्स 4 में सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला जो होता है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला होता है, उसको नाम बोलते हैं कॉपर ए सेंटर। क्या बोलते हैं, कॉपर ए सेंटर। कॉपर ए सेंटर इन इलेक्ट्रॉन्स को देता है साइटोक्रोम ए को, ठीक है, साइटोक्रोम ए देता है साइटोक्रोम A3 को, साइटोक्रोम A3 देता है फिर से कॉपर बी कॉम्प्लेक्स को। तो फाइनली जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पूछते हैं किसके पास, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पूछते हैं फिर से साइटोक्रोम कॉपर बी के पास। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा है। फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचे, कॉपर बी के पास, क्योंकि कॉपर बी का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, इसलिए फाइनली इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचे। जब इसके पास फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचे, फाइनली क्या होता है बच्चा, आपको याद रखना है, फाइनली क्या होता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाता है, ध्यान देना, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाता है और देता है, फाइनली इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है हाफ ऑफ O2। कौन करता है एक्सेप्ट, हाफ ऑफ O2। हाफ ऑफ O2 ने जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर क्या चार्ज चलेगी, नेगेटिव चार्ज, तो ये बनेगा ना रिएक्टिव, 2 नेगेटिव O2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये बनेगा रिएक्टिव, ये जुड़ता है 2 प्रोटॉन के साथ, क्या जुड़ता है, 2 प्रोटॉन के साथ। जब ये 2 प्रोटॉन के साथ जुड़ेगा ना, यहाँ पे बनेगा ना वाटर, क्या बनेगा, वाटर। ऐसा वाटर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से बना, ऐसा वाटर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से बना, उसको नाम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। तो मैं बोलूंगा ना, मैं एक शॉर्ट में एक बात बोलूंगा ना, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वो कौन है, हाफ ऑफ O2, और फाइनली क्या बनाता है, वाटर बनाता है, जिसको अपना बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। अब इससे क्या होता है, देखो, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उनको फाइनली ऑक्सीजन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इससे जो है NAD पॉजिटिव बनते रहते हैं, और इन्हीं NAD पॉजिटिव को आप यूज करते हो ना NADH बनाने में, किधर, लिंक रिएक्शन में, क्रिब्स साइकिल में। तो फिर हम वहां पे इन चीजों को यूज करते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर ये ऑक्सीजन यहां पे नहीं होगा ना, अगर ये ऑक्सीजन यहां पे नहीं था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला यहां पे कोई नहीं था, तो पूरा जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, पूरा जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की पाथवे नहीं होगा, बिकॉज यहां पे कोई टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये ऑक्सीजन यहां पे एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन एक्सेप्टर। इससे क्या होता है, इससे पूरी पूरी पाथवे चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की पाथवे चलती है, तभी इसके पीछे जो पाथवेज है वो भी चलते हैं। इसलिए बोलते हैं रोल ऑफ O2 जो होता है, रोल ऑफ O2 बहुत वाइटल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस को ड्राइव करता है बाय एक्टिंग एज टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया, NADH से जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले वो फाइनली ऑक्सीजन को मिले, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा है, और फाइनली मेटाबॉलिक वाटर बना, फाइनली मेटाबॉलिक वाटर बना। लेकिन इससे एक फायदा आया हमें, इससे एक फायदा आया। सर कौन सा फायदा, देखो बच्चा फायदा क्या आया, इस कॉम्प्लेक्स के पास जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया ना इस कॉम्प्लेक्स से इधर की ओर, यहां पे 4 प्रोटॉन्स पंप हुए इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया ना साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम में, इस कॉम्प्लेक्स पे एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से 2 प्रोटॉन्स पंप होते हैं, लेकिन इधर से कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, 2-2 NADH से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है 2 प्रोटॉन पंप होते हैं, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उस टाइम पे यहां पे 2 + 2 4 प्रोटॉन्स का मूवमेंट यहां पे होगा। और सिमिलरली यहां पे भी जब इलेक्ट्रॉन जाता ना कॉपर बी से हाफ ऑफ O2 के पास, यहां पे हम करते हैं 2 प्रोटॉन्स को पंप, कितने प्रोटॉन्स को पंप, 2 प्रोटॉन्स को यहां पे पंप किया जाता है। दैट मींस ओवरऑल 10 प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है, किसकी वजह से, NADH से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उनके मूवमेंट की वजह से, जो खुद ब खुद मूवमेंट होती है फ्रॉम लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इनके मूवमेंट की वजह से 10 प्रोटॉन्स पंप किए जाते हैं। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होने का मतलब बेसिक होगा, बेसिक pH, दैट मींस pH जो होगा वो हाई होगा, pH जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। बेसिक pH, बेसिक pH का मतलब, बेसिक pH का मतलब pH जो होगा वो हाई होगा, 7 से ऊपर होगा, 7 से ऊपर होगा मैट्रिक्स में, और इसका अपोजिट होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये सीन था किन के लिए, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स NADH से ली। लेकिन अगर हम बात करें FADH2 इलेक्ट्रॉन्स की, मैंने आपको अभी एक सेटअप पढ़ाया बच्चा, मैंने आपको अभी एक स्टेप पढ़ाया क्रिब्स साइकिल में, मैंने आपको अभी एक स्टेप पढ़ाया क्रिब्स साइकिल में कि ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ किसमें, फ्यूमरेट में, किसकी मदद से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से, जिसको आप नाम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड।
और वहां पे क्या बनता है, वहां पे जो सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कौन लेता है, FAD। क्या बनाता है, FADH2। तो ये जो सेटअप है बच्चा, ये यहां पे होता है असल में। ये कहां पे होता है, ये होता है यहां पे इस कॉम्प्लेक्स के पास। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स जहां पे क्या होता है, सक्सिनेट जो है, सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होती है किसमें, फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट में। और ऐसा जब होता है, ऐसा जब होता है, सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होगी फ्यूमरेट में, ऑक्सीडेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलता है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, FAD होता है। तो FAD इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, FAD इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और बनाता क्या है, FADH2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को लेके FADH2 बनाएगा। लेकिन फिर FADH2 वापस ऑक्सीडाइज होगा किसमें, FAD में, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल होता है FES। FES फिर से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फिर से दे देता है यूबिक्विनोन को। किसको, यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए FES से, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए FES से, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, याद रखो। तो ये जो है, ये मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेता है, मैट्रिक्स से यहां पे 2 प्रोटॉन लेता है, क्योंकि चार्जर बन जाता है, 2 प्रोटॉन लेगा, 2 प्रोटॉन लेके ये रिड्यूस होता है किसमें, यूबिक्विनॉल में, यूबिक्विनॉल में। यूबिक्विनॉल के साइड में फिर से बैठा तो कौन, कॉम्प्लेक्स थर्ड यूबिक्विनॉल को बोलता है भाई मुझे तेरे से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। तो ये साइटोक्रोम बी जो है यूबिक्विनॉल से इलेक्ट्रॉन भी लेता है, प्रोटॉन भी लेता है, और इलेक्ट्रॉन जो है आगे ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन उसको पंप किधर करेगा, इसमें करेगा। तो खुद सोचो, जो FADH से इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि यहां पे देखो बच्चा क्या होता है, किसी किसी को कंफ्यूजन होता है, यहां FAD जो है ये पहले बनाएगा FADH2। क्या बनाएगा, ये पहले बनाएगा FADH2, फिर FADH2 वापस ऑक्सीडाइज होगा किसमें, FAD में, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा FES। ये चीज याद रखना। तो FES देगा यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन होगा यूबिक्विनॉल में, यूबिक्विनॉल से इलेक्ट्रॉन लेगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम FES, साइटोक्रोम C1, और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहां पे 4 प्रोटॉन्स पंप होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर 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 इधर, फिर से 2 प्रोटॉन्स पंप होते हैं। तो मैं बोलूंगा ना FEDH के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से खाली 4 + 2 6 प्रोटॉन्स पंप होते हैं। तो NADH की वजह से 6 प्रोटॉन्स पंप होते हैं, 10 प्रोटॉन्स पंप होते हैं NADH के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और FADH के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सारी खाली 4 + 2 6 प्रोटॉन्स पंप होते हैं। अब जब ये प्रोटॉन्स पंप हो रहे, कहां हो रहे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो मैं लिख सकता हूं ना, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन, हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन। और प्रोटॉन्स कहां से लाते हो आप, मैट्रिक्स से लाते हो। तो मैं बोलूंगा ना, जो मैट्रिक्स है, जो क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है। क्या है, लो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है। देखो जब कोई डिफरेंस होता है ना, जैसे कि पानी के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब प्रेशर में डिफरेंस, इधर प्रेशर ज्यादा इधर प्रेशर कम, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट मींस डिफरेंस। अब यहां पे अक्रॉस दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इधर प्रोटॉन ज्यादा इधर प्रोटॉन कम, इधर प्रोटॉन कम। प्रोटॉन है ना पोलर मॉलिक्यूल, और जब कोई चीज एक जगह ज्यादा है दूसरी जगह कम है, वो कोशिश करेगा टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन यह आपने पढ़ा होगा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो नॉर्मली मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं कर सकते। पोलर मॉलिक्यूल मतलब चार्जड मॉलिक्यूल। जो चार्जड मॉलिक्यूल है, अगर उनको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना हो अक्रॉस मेम्ब्रेन, तो उनको एक चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और यहां पे है वो चैनल प्रोटीन, ध्यान देना, यहां पे है वो चैनल प्रोटीन। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोटॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्या करेंगे, प्रोटॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू F0 चैनल। ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पे पोलर मॉलिक्यूल्स मूव हो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ प्रोटीन चैनल, F0 चैनल, ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप नाम बोलते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यू ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, यू ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो प्रोटॉन्स यहां से ज्यादा से कम की ओर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता प्रोटॉन किसी फोर्स से आएंगे? जब भी हम पानी को फेंकते हैं हाई टू लो जाएगा, वो किसी फोर्स से जाएगा ना। वैसे जब प्रोटॉन हाई टू लो जा रहे हैं, ये एक फोर्स से जाते हैं, उस फोर्स को हम नाम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो प्रोटॉन जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं एक फोर्स से, जिसको आप नाम बोलते हो प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इधर क्या होता है, इधर इसमें होती है बाइंडिंग साइट्स। एक बाइंडिंग साइट होती है ADP के लिए, दूसरी बाइंडिंग साइट होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए। लेकिन ये ऐसे होते हैं, ये दूर दूर होते हैं, ये दूर दूर है।
इधर एटीपी जुड़ा है, इधर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा है। दिस F1 कैटालिटिक पार्ट ये इनएक्टिव होता है। दिस इज F0 चैनल जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके थ्रू प्रोटॉन्स आते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन विद फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। लेकिन नीचे वाला पार्ट जो होता है F1 कैटालिटिक पार्ट, जो एंजाइमेटिक पार्ट है, उसमें एक साइड में एडीपी जुड़ा है, दूसरे साइड में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा है। लेकिन जुड़ा है तो दूर दूर है, तो ये एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ नहीं सकते। लेकिन जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं ना प्रोटॉन मोटिव फोर्स से, तो इस फोर्स की वजह से इसमें होते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज। अगर ये पहले ऐसा था तो ये ऐसा आ जाता है, जिसकी वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में नजदीक आते हैं। नजदीक आएंगे तो ये मिलेंगे तो यहां पे बनता है एटीपी। क्या बनता है? एटीपी। और ये एटीपी जो बना, ये किससे बना? एडीपी से। दैट मीन्स इस प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से इसमें होती है कन्फॉर्मेशनल चेंज। कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है। एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन, इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। तो फाइनली यहां पे क्या बना? एटीपी बना। क्या बना? और एनसीईआरटी बोलती है चार प्रोटॉन्स के मूवमेंट की वजह से इसमें एनफ कन्फॉर्मेशनल चेंज होती है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। एक एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा। और एक चीज याद रखना, यहां पे फॉस्फोरिलेशन हुई किसकी मदद से? प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से। प्रोटॉन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस था, उसको नाम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से फॉस्फोरिलेशन हुआ। लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन आए किधर से? ऑक्सीडेशन से। इसलिए इसको नाम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दैट मींस ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH से आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यूं इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इन्होंने यहां पे ग्रेडियंट बनाया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन प्रोटॉन कंसंट्रेशन। इधर प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कम, उसको नाम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। प्रोटॉन ग्रेडियंट ने आपको हेल्प किया F1 कैटालिटिक पार्ट को क्या करना? एक्टिव करना। जब ये एक्टिवेट हो गया तो इसने फॉस्फोरिलेशन की, किसकी? एडीपी की इनटू एटीपी। तो चार प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से एनफ कन्फॉर्मेशनल चेंज होती है कि यहां पे ये बनेगा। अब इस पे सारे सवाल आते हैं, लेकिन एक चीज आप याद रखोगे, FADH के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। दैट मींस तीन ही कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। NADH के इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। दैट मींस यहां पे भी तीन ही कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तीन ही कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। FADH के लिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, FADH के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चीज याद रखना। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है। ये चार कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। इस इज सेपरेट F0 एंड F1 कैटालिटिक पार्ट, जिसको आप नाम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हो? एटीपी सिंथेस। तो NADH की वजह से 10 प्रोटॉन पंप हुए, FADH की वजह से 6 प्रोटॉन पंप हुए। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप यही डायग्राम एग्जाम में बता लिखोगे, अरे यार आपको 10-5 नहीं तो 10-15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस तरह जो है हम NADH से और हम FADH से क्या लास्ट में बनाते हैं? ATPs बनाते हैं। और याद रखना एज पर एनसीईआरटी एक NADH मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं और एक FADH मॉलिक्यूल से 2 ATP बनते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटॉन का हिसाब लगाए 10 प्रोटॉन, छोड़ो वो हम नहीं बोलेंगे, आपको आपके लिए ज्यादा होगा। खत्म, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। ये होता है लास्ट वाला पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। एक टॉपिक है 2 नंबर का सवाल आ सकता है, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। क्या आ सकता है? रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। देखो बच्चा, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, जब आप रेस्पिरेशन करते हो, जब आप रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन करते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे कितना, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन में CO2 निकलता है, ग्लूकोज को तोड़ के लास्ट में CO2 निकलता है, और O2 को आप यूज करते हो। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आप O2 यूज करते हो और फाइनली क्या निकलता है? CO2। ये होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, कितना CO2 निकलता है डिवाइड बाय कितना O2 कंज्यूम हुआ। तो मैं बोलूंगा इसकी डेफिनेशन, इट इज ratio of volume of CO2 evolved to O2 consumed during aerobic respiration, during aerobic respiration। ध्यान देना। तो R की वैल्यू बराबर होता है V CO2, कितना CO2 निकला डिवाइड बाय V वॉल्यूम ऑफ O2, कितना O2 कंज्यूम हुआ। कितना O2 यूज हुआ रेस्पिरेशन में, कितना O2 यूज हुआ, कितना CO2 इवॉल्व हुआ, निकला। इस रेशियो को अपना हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। इससे हम BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, आपने मेटाबॉलिक रेट क्या है वो हम R की वैल्यू की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये जो आरक्यू वैल्यू है इसका वैल्यू याद रखना, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या यूज करते हो, इसका वैल्यू उसी पे डिपेंड करता है। आप एग्जाम्पल तो याद रखना, जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का आरक्यू वैल्यू जो होता है वो होता है बराबर 1। जो प्रोटीन्स का होता है ऐसे ही याद रखना, जो प्रोटीन्स का होता है वो होता है आरक्यू वैल्यू बराबर 0.9। जो फैट्स का होता है, क्या होता है, फैट्स का आरक्यू वैल्यू होता है वो होता है आरक्यू वैल्यू बराबर 0.7। दैट मीन जब आप अच्छा खासा पेट खाया होगा ना, खाना शाना खाया होगा, उस टाइम आपका आरक्यू वैल्यू क्या होगा, हाई ही होगा। लेकिन अगर आप भूखे हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन किसकी होगी, फैट की। तो अंडर स्टारवेशन कंडीशन जब आप होंगे, भूखे होंगे, आपने 1-2 दिन से खाना नहीं खाया, आपका आरक्यू वैल्यू क्या होगा, कम ही होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, 6 O2 यूज होते हैं, 6 CO2 निकलते हैं, दैट मीन 6/6 इज इक्वल 1। ऐसे ही ट्राइपल्मेटेनिक फैट है, 145 O2 यूज होते हैं, 102 CO2 निकलते हैं, 102 डिवाइड बाय 145 वो कितना आता है, 0.7। इसी तरह ऑन एन एवरेज प्रोटीन का आरक्यू वैल्यू होता है 0.9। अगर आप कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का भी याद रखना है, ऑक्सैलिक एसिड का होता है 4, मैलिक एसिड का होता है 1.3। अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का देखें, किसका, हाँ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का देखें, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का देखेंगे, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का देखेंगे, देखो ग्लूकोज आया, एनारोबिक कंडीशन है, लास्ट में कितने CO2 निकलते हैं, 2, 2/0 इन्फिनिटी नॉन डिफाइनेड, ठीक है, इनका आरक्यू वैल्यू ये निकलता है। तो दिस इज आरक्यू वैल्यू, इट इज जस्ट कि कितना CO2 निकला डिवाइड बाय O2 कितना निकला। ये 2 नंबर का सवाल आएगा, जो मैंने इधर लिखा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये 3 पॉइंट जोड़ देना, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी यही है वो भी यही है, ठीक है। इस तरह जो है ये आपका रेस्पिरेशन जो है मेन क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन थे। और बच्चे हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको तेज तेज पढ़ाए, जल्दी जल्दी करे, और वो ना ORCC मतलब बोर्ड्स पढ़ाए, ठीक है। यहाँ पे नीट या डिटेल में हम नहीं पढ़ाते, बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें पता है आपको कम चाहिए अभी, और आपका ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छे से निकले और आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।